Hello friends, good morning. Hanji, everyone, all set and ready to go? Audios and videos are clear to all? तो चलिए फिर एक बार कल वाली बात है दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रेशियो एनालिसिस कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कल इवनिंग में। रेशियो एनालिसिस मैंने आपको क्या बताया था, द डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज accounting ratios are the relationships expressed in mathematical terms between figures which are connected with each other। जो फिगर्स या जो वैल्यूज आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं उनको हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज हम उन्हें आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी रेशियोज है इसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल। ट्रेडिशनल बेसिस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ट्रेडिशनल बेसिस में दैट मीन्स हम जो रेशियोज निकालते हैं वो हमने क्या उठाई, या तो प्रॉफिट एंड लॉस उठाया या बैलेंस शीट उठाई या दोनों को पिक किया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो एंड कॉम्पोजिट रेशियो। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें दिया गया है उस प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में से जो हमें वैल्यूज आपस में कंपेरेबल लगती हैं उन्हें लेके हम कंपेयर कर लेते हैं। देन बैलेंस शीट रेशियोज की अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करूं तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज में फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज को ही पिक करके हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्पोजिट रेशियो में हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिट रेशियो में हम करते हैं क्या, बैलेंस शीट भी उठाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और दोनों को एक साथ पढ़ के टैली करके फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रेशियोज निकालते हैं। तो इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सी निकालेंगे और बैलेंस शीट से कौन कौन सी निकल सकती हैं। तो इस वर्क को ईज आउट करने के लिए हमने क्या किया,
हमने रेशियोज को क्लासिफाई कर दिया किस बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे। तो फंक्शनल बेसिस पे इन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया, 3 तरीके से, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर एंड सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो प्रॉफिट्स के बेसिस पे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बेसिकली 2 टाइप के प्रॉफिट्स हो गए, तो इस बेसिस पे हमारे प्रॉफिट्स। देन टर्नओवर इज माय सेल्स, जो मेरी पूरे साल की टोटल सेल्स है, तो उस टोटल सेल्स के बेसिस पे डेटर्स का रेशियो निकाल लो, असेट्स का रेशियो निकाल लो, क्रेडिटर्स का रेशियो निकाल लो, और भी जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, आपका कैलकुलेशन होगा टर्नओवर बेसिस पे। देन सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी इज अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, मेरे पास कितने फंड्स हैं, एम आई सॉल्वेंट इनफ, एम आई लिक्विड इनफ, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे असेट्स ज़्यादा हैं या मेरी लाइबिलिटीज ज़्यादा है, दैट विल डिसाइड माई सॉल्वेंसी। एंड टू डिसाइड माई सॉल्वेंसी ऑलवेज माई करंट असेट्स शुड बी हायर देन माई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मेरे असेट्स जो है हमेशा लाइबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए, कम होंगे तो थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर? यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज आर व्हाट, इट इज यूज टू सिंप्लीफाई दी स्टेटमेंट्स, जो मेरी स्टेटमेंट्स है, बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया। देन फॉर कंडक्टिंग इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है, फर्म्स के साथ विद इन और आउटसाइड, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म दोनों तरीके से कंपैरिजन करना है। इस साल प्रॉफिट कम ज़्यादा हुआ, पिछली बार सेल्स कम थी, इस बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बढ़ा, इस बार कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, उन सब को कंपेयर करने में रेशियोज कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। देन प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, अगर आपके पास असेट्स ज़्यादा है या आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा है, आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है, तो आप अपने करंट असेट्स को फिक्स असेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आपके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और आपके असेट्स कम है, तो यू विल ट्राई एंड जनरेट असेट्स फॉर योर सेल्फ सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज। तो फ्यूचर को प्लान करके चलना है कि हम रेशियोज कैसे करेंगे। ठीक, then next I am coming to calculation and interpretation of various ratios. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हम डिस्कस कर रहे कल हमने किया था, दैट वाज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या करती है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, consideration the value of current assets and current liabilities at a given point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो उसके लिए मुझे किन 2 चीज़ों की मदद चाहिए, मुझे करंट असेट्स की और करंट लाइबिलिटीज की हेल्प चाहिए। ठीक है, अंकुर शुक्ला जी का क्वेश्चन था कि करंट असेट्स को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं क्या? करंट असेट्स इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल। ऑल अलोन योर करंट असेट्स दे कैन नॉट बी योर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो ही ना। ठीक है, तो all by itself current assets cannot be your working capital.
अब बात करते हैं रेशियोज जो लिक्विडिटी में कंसीडर होती हैं। फर्स्ट इज माय करंट रेशियो एंड देन इज माय क्विक रेशियो। करंट रेशियो इज द रेशियो which is considering the two values from the balance sheet, that is current asset and current liabilities. Current assets upon current liabilities will give you current ratio. अब इसमें आता क्या क्या है करंट रेशियो में? करंट रेशियो इज कंप्राइज्ड ऑफ करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. इट इज यूज्ड टू मेजर शॉर्ट टर्म पेइंग एबिलिटी, शॉर्ट टर्म पेइंग एबिलिटी ऑफ द फर्म. करंट असेट्स में आपका क्या क्या आइटम्स आती हैं? करंट असेट्स में आता है आपका स्टॉक, देन योर कैश इन हैंड, योर कैश एट बैंक, योर डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपके जो बेसिक्स है वो ब्रश अप हो जाए. स्टॉक, स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है फर्म में एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर विच आई एम कंसिडरिंग द करंट रेशियो. कैश इन हैंड जो मेरे पास अपने पॉकेट्स में पैसा पड़ा है या अपने ड्रॉर्स में जो कंपनी के ड्रॉर्स हैं उसमें जो पैसा पड़ा है, दैट वुड बी माय कैश इन हैंड. देन कैश एट बैंक, जितने भी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं जो बैंक कंपनी के नाम से खोले गए हैं या प्रोप्राइटर्स के नाम से खोले गए हैं, इफ़ इट इज़ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो उन सब का बैलेंस कंसीडर किया जाएगा अंडर कैश एट बैंक. देन डेटर्स, bill receivables and prepaid expenses. ओके, तो तो जितने भी मेरे बैंक के बैलेंसेस हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न के या कंपनी के नाम से, सीसीज, ओडीज, सेविंग बैंक अगर प्रोप्राइटर का खुद है, तो वो सारे के सारे कैश एट बैंक के बैलेंसेस में कंसीडर किए जाएंगे. डेटर्स जितने हैं जिनको मैंने उधार पे माल भेजा वो सब. देन बिल रिसीबल, बिल रिसीबल क्या है? वो डेटर्स जिनके साथ मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया है, ठीक है, उनके साथ बिल में एंटर किया है तो उनसे प्रॉमिस लिया है कि आप मुझे विद इन दी गिवन पीरियड और द स्टेटेड पीरियड इन दी बिल ऑफ एक्सचेंज आप उतने पीरियड में मुझे पेमेंट वापस कर देंगे. ठीक है, 15 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 45 दिन हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जैसी आपकी डिमांड है वैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटर्स के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर कर सकते हैं. देन इज माई प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चा आप इस ईयर का नहीं है बट स्टिल उस खर्चे को आप कर रहे हो, तो उस खर्चे को हम किस कैटेगरी में लेकर आते हैं? उस खर्चे को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में लेकर आते हैं और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आपके करंट असेट्स में दिखाई देते हैं. देन इज योर करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास
Just check it out. Is it still buffering? बताइए so that मैं स्टार्ट करूँ क्लास। चलिए, तो अब बात करते हैं आइडियल रेशियो की। तो आइडियल करंट रेशियो एज पर माय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग रूल्स इज केप्ट टू बी 2:1। अभी अंकुश जी का क्वेश्चन था कि मैम इट इज 1.33:1। 1.33:1 कैन बी एक्सेप्टेड, वो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स है। दैट इज द मिनिमम लिमिट व्हेन यू आर ग्रांटिंग सीसीज एंड व्हेन यू आर ग्रांटिंग टर्म लोन्स, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में क्या होता है कि 1.33:1, 1.33 टाइम्स या 2 टाइम्स ऑफ माय वर्किंग कैपिटल या माय एसेट्स या लायबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में प्रैक्टिकल में जो हमें वर्किंग करनी है और जो बुक्स कहती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। रियलिटी इज फार डिफरेंट देन द बुक्स, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल जो नॉर्म है वो 2:1 है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें 2:1 एंड 1.33:1 होगा तो आप ऑप्शन कौन सा पिक करके आएंगे? आप 2:1 ही पिक कर कर आएंगे, क्योंकि दैट इज व्हाट इज योर आइडियल रेशियो। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, ये बीच बीच में जो बफरिंग हो रहा है और जो वीडियो कभी कभी पॉज हो जा रही है या कभी आपके पास ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो it is Sunday today, everybody is at home, they are watching movies, they're watching games on their net, so net is down, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जितना हम समझ पाते हैं उतना ग्रास्प कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो एडिट करके दोबारा से चैनल पे डाल दी जाएगी। कंटिन्यू करें, चलिए। तो क्विक रेशियो इज क्विक असेट्स divided by current liabilities. This is a defined measure of short-term debt paying ability by measuring short liquidity. Then quick assets are what? Current assets minus stock minus prepaid expenses. So अब कल जब हम इसकी बात कर रहे थे तो क्विक असेट्स क्या है कि हमें विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम फंड्स अरेंज करके देने हैं, ठीक है। तो विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम जब हमें फंड्स देने हैं तो उसके बाद स्टॉक जब आप बेचने जाओगे तो आपका स्टॉक इजीली से
सोल्ड आउट नहीं हो सकता, बिकॉज what is raw material for you cannot be raw material for everybody. Whatever is a finished product by you, that cannot be bought by all. ठीक है, कोई छोटा वेंडर तो उसे खरीदेगा नहीं, ठीक है, या कस्टमर्स आके उसे नहीं खरीदेंगे. दी ऑर्डर हैज टू बी बॉट इन बल्क. तो बल्क ऑर्डर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है. सो स्टॉक जो है आपका क्या है, it is not a quick asset, it is a current asset. Then prepaid expenses, जो expenses आप already पे कर चुके हो, जो इस पीरियड को belong नहीं करते हैं, उन खर्चों को हम क्या करते हैं, उनको हम क्विक असेट्स में कर सकते. तो आइडियल रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल रेशियो इज 1:1. करंट लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू माई क्विक असेट्स. लीवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो लीवरेज रेशियोज क्या होती है, हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ डेट पोर्शन present in the entire working capital contributed by the firm throughout the term. The firm which has debt in the capital is known as levered firm, और जहां डेट नहीं होते वो कौन सी फर्म होती है, वो होती है अनलीवर्ड फर्म. सो रेशियोज यहाँ पे जो कंसीडर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, डेट इक्विटी रेशियो, डेट असेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो कल बताया था आपको. डेट इक्विटी रेशियो क्या करता है, इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द फंड्स बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग कंपेयर टू इक्विटी. लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है मेरा, लोन्स एंड बोरोइंग्स. दैट बोरोइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स or it can be in the bonds. Loans can be from banks, from any financial institutions, from another company, from another department, from other divisional office. It can be anywhere. ठीक है. Then debt asset ratio, that is total debt divided by total assets. What are my total debts, शॉर्ट प्लस लॉन्ग टर्म. ठीक है, दोनों को मिला के जो मतलब जो डेट्स 12 महीने के लिए हैं दे आर शॉर्ट टर्म, जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए हैं वो लॉन्ग टर्म. तो डेट्स मिला के आपके क्या हो गए, टोटल डेट्स. एंड टोटल असेट्स क्या हुए मेरे, टोटल असेट्स इज फिक्स्ड प्लस करेंट प्लस माई इन्वेस्टेड. तीन चीज़ों को मिला के मेरे टोटल असेट्स बन गए. इन शॉर्ट मीन्स बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल क्या आएगा आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में. देन इसमें हमने लास्ट रेशियो पढ़ी थी कौन सी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज, जो कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज किया. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड असेट माइनस करते हैं तो निकल के क्या आता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. इंटरेस्ट चार्ज क्या हुआ, जो आपको इंटरेस्ट बेयर करना है, यानी कि जिन लोगों ने आपसे डिबेंचर्स खरीदे, जिन लोगों ने आपसे बॉन्ड्स खरीदे, जिन लोगों ने आपसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, जो लोन है उस पे आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो इंटरेस्ट चार्ज पे आएगा. ठीक है.
हेलो। What is the situation of audio and video? Let me know. अगर थोड़ा मर मर के चल रहा है तो बताओ, इसे खींच लेते हैं थोड़ा सा। चलो देखते हैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, जितना हो पाएगा उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, सो दीज आर द रेशियोज बेस्ड अपॉन द सेल्स या टर्नओवर ऑफ द फर्म कंसिडर्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द विच रेशियोज आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर। अब सेल्स को कंसिडरेशन में रखते हुए जो हम रेशियोज को ध्यान में लेना है और जो कंसीडर करनी है रेशियोज बेस्ड ऑन द टर्नओवर, वो क्या क्या है? स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। यस, आइडियल इज 2:1, 2:1 इज फॉर डेट, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो रेशियो कंसिडर्ड में फर्स्ट इज माय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि जो मेरे पास स्टॉक है वो मेरी सेल का कितना परसेंट है उसकी वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड एडिक्वेसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इट इज द पर्पस ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, ये टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज अनदर नेम फॉर स्टॉक। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया हमारा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से मैंने क्या माइनस किया? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, तो निकल के क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो आती है मेरी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं करने देगा भाई आज नेटवर्क क्लास। वो कह रहे मत पढ़ो, बच्चों को संडे एंजॉय करने दो, है ना। चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, ठीक है। एंजॉय योर संडे।